देखते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया देखो बेटा, साइनोबैक्टीरिया है, इसको नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नील हरित शैवाल। देखो बेटा, एक बहुत ही शानदार प्रश्न बन रहा है, यानी एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शैवालों को कितने जगत में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। तो शैवाल है जो प्लांट किंगडम में पादप जगत में भी आता है, प्रोटिस्टा में भी आता है और मोनेरा में भी आता है। मोनेरा में भी है, प्रोटिस्टा में भी शैवाल आते हैं और पादप जगत में भी आते हैं। तो शैवाल एक ऐसे जीव हैं जिनको 3 जगत में बांटा गया है। इनकी समानता और असमानता के आधार पर क्या है। तो मोनेरा के अंतर्गत भी नील हरित शैवाल आएंगे। अब देखो बेटा, साइनोबैक्टीरिया की विशेषता क्या है कि ये हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव है। पृथ्वी पर इससे पहले कोई भी जीव ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करता था। आजकल अपन देखते हैं कि भाई पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, लेकिन उस समय कोई सा भी ऐसा जीव नहीं था पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन उत्पन्न करता हो। तो सबसे पहला ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव का नाम पूछे तो साइनोबैक्टीरिया आएगा। अब जब ये ऑक्सीजन उत्पन्न करता है तो ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा कैसे, यानी ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दर्शाता है। यानी ये भी कह सकता हूँ मैं कि यह प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है, पहले फोटोसिंथेसिस जीव है ये। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए वर्णक होनी चाहिए। जैसे पेड़ पौधों में भी वर्णक होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, क्लोरोफिल वर्णक, तो इनमें भी क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल ए पाया जाता है और एक फाइकोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, ठीक है। और ये इसके उदाहरण की अपन बात करें तो इसमें एनाबिना है, नोस्टॉक है, ये आते हैं इसमें। तो अपन बात करते हैं कि ये पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव है, ठीक है। ध्यान देना बेटा, यदि आपको पूछ ले कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव कौन से हैं, तो साइनोबैक्टीरिया है या नील हरित शैवाल। अब इनके अलावा और क्या याद रखना है, और ये याद रखना है कि इनमें सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न हुई थी। यानी प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए इनमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो होता है क्लोरोफिल ए और एक कौन सा होता है फाइकोसाइनिन। कितने वर्णक हो गए? 2 वर्णक याद रखना, क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन। अब याद रखना बेटा कि साइनोबैक्टीरिया है, इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया, कौन कौन से जीव आते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत यानी उदाहरण याद रखना, एनाबिना और नोस्टॉक, ठीक है। एनाबिना, नोस्टॉक है, ट्राइकोडेस्मियम है, ठीक है। ये भी किस में आते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। जैसे मैं बता देता हूँ आपको बेटा कि लाल सागर का जो लाल रंग है वह किस कारण है, क्या पाया जाता है ऐसा उसमें? ट्राइकोडेस्मियम साइनोबैक्टीरिया होता है। ट्राइकोडेस्मियम नामक एक साइनोबैक्टीरिया रहता है, उनमें एक नहीं अनेक होते हैं और इसमें लाल कलर दर्शाने की क्षमता होती है।
इस कारण उस पानी का पूरा कलर हमें कैसा दिखाई देता है? लाल। तो आपको ऐसा भी पूछ ले कि लाल सागर का पानी का रंग लाल किस कारण है, तो ट्राइकोडेस्मियम में साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल के कारण है। एक इसका स्पाइरुलिना भी होता है, एक उदाहरण है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना भी किसका उदाहरण है? यह भी साइनोबैक्टीरिया का ही उदाहरण है। और स्पाइरुलिना है यह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है उनमें 70% भाग प्रोटीन है, यानी इसका शरीर का 70% हिस्सा क्या है? प्रोटीन है। जबकि हमारी बॉडी की बात की जाए तो हमारी बॉडी में 10 से 15% ही प्रोटीन है। हमारी बॉडी में 10 से 15% प्रोटीन है और इनकी बॉडी में 70% प्रोटीन है। तो पूछ ले कि सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन सा शैवाल है, तो स्पाइरुलिना। कौन सा है? स्पाइरुलिना। प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्यों है? क्योंकि 70% भाग प्रोटीन से निर्मित, 70% भाग किससे निर्मित होता है? इसका प्रोटीन से निर्मित होता है। तो दोबारा ध्यान दो बेटा, साइनोबैक्टीरिया, इसको और किस नाम से जान सकते हैं? नील हरित शैवाल। किस नाम से? नील हरित शैवाल के नाम से। इनके अलावा पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव तो कौन रहेगा? साइनोबैक्टीरिया। इनके अलावा प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव भी पूछे तो भी क्या आएगा? साइनोबैक्टीरिया। इनके अलावा यदि पूछ ले कि साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, तो क्लोरोफिल ए और एक कौन सा है? फाइकोसाइनिन है। दो वर्णक याद रखना, क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन। इनके अलावा और पूछा जा सकता है कि निम्न में से साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण है, ऐसे 3-4 उदाहरण दे दें तो ज़्यादातर पूछा जाने वाला है एनाबिना और नोस्टोक। एनाबिना और नोस्टोक। एनाबिना और नोस्टोक क्या काम करते हैं ये भी बता दूं मैं आपको। ये मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के काम करते हैं एनाबिना और नोस्टोक। ठीक है। इनके अलावा पूछा जा सकता है कि लाल सागर का रंग लाल क्यों है, किस कारण है? तो ट्राइकोडेस्मियम में साइनोबैक्टीरिया के कारण। कौन से बैक्टीरिया? ट्राइकोडेस्मियम। कौन सा? ट्राइकोडेस्मियम। इनके अलावा स्पाइरुलिना साइनोबैक्टीरिया किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। क्यों है? क्योंकि 70% भाग इसका किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, आया समझ में? नोट करो। और पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। और सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी जीव पूछे तो भी साइनोबैक्टीरिया। पूछे कि साइनोबैक्टीरिया में कौन से वर्णक पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन। उदाहरण पूछे तो एनाबिना, नोस्टोक, ट्राइकोडेस्मियम, स्पाइरुलिना, जिसमें एनाबिना और नोस्टोक का कार्य मैंने बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। लाल सागर का लाल रंग है ट्राइकोडेस्मियम के कारण है, और स्पाइरुलिना साइनोबैक्टीरिया व प्रोटीन का अच्छा स्रोत रहेगा। अब देखो बेटा, मोनेरा जगत के अंतर्गत बैक्टीरिया में 3 प्रकार देखे अपन ने, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो अब कौन सा देख लेते हैं? शाबाश, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को अन्य किस नाम से जाना जाए? आद्य जीवाणु बोलते इसे। इसे क्या कहते हैं बेटा? आद्य जीवाणु। अब देखो बेटा, ये बैक्टीरिया है वह कहाँ पर रहते हैं, यानी इन बैक्टीरिया का आवास कहाँ है, इनके रहने की जगह कहाँ है? तो अवायवीय वातावरण में रहते हैं।
बेटा कोई बता सकता है कि अवायवीय वातावरण का मतलब क्या? वहाँ जहाँ पर वायु नहीं हो, वायु रहित क्षेत्र है, वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, यानी मैं बता दूँ ये कहाँ पर रहते हैं? जो रूमिनेंट पशु होते हैं, यानी जो गाय भैंस हैं, इनकी या तो आंत में होते हैं या इनके गोबर में होते हैं, या इनकी आंत में या फिर गोबर में। यानी अपन कह सकते हैं कि रूमिनेंट से पशुओं की आंत में या गोबर में होते बेटा। ठीक है, या गोबर में रहते हैं। यानी इसका मैं उदाहरण की बात करूं तो एक जीवाणु का नाम है मेथेनोजन जीवाणु। कौन सा जीवाणु? मेथेनोजन जीवाणु, जो क्या करता है? मेथेन गैस उत्पादित करता है, गोबर गैस। गोबर गैस संयंत्र देखा होगा आपने, नाम सुना होगा। तो उससे जो मीथेन गैस उत्पादित की जाती है तो वह उस गोबर का अपघटन करके उत्पन्न करता है। कौन है? मेथेनोजन जीवाणु, जो कौन से बैक्टीरिया में आएगा? आर्की बैक्टीरिया में। और वह जैसे रूमिनेंट पशुओं की आंत में रह सकता है या गोबर में रह सकता है, तो वहाँ पर इनका अपघटन नहीं हो, इनके लिए इनके शरीर पर जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, बैक्टीरिया में देखा आपने पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन इसमें स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्यूडोम्यूरिन की। तो ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने पढ़ा कि बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन वहाँ पर आ गया कि आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है, तो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। यानी आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत जो सेल वॉल होती है वह किसकी बनी होती है बेटा? तो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्यूडोम्यूरिन की। ये इनकी सुरक्षा करने का काम करते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल की बात करें अपने तो कौन सा जीवाणु आ जाएगा? मेथेनोजन जीवाणु। कौन सा जीवाणु? मेथेनोजन जीवाणु। क्या करता है ये आपके मीथेन गैस उत्पादन करने का कार्य करता है। तो दोबारा देख लो, आर्की बैक्टीरिया, आद्य जीवाणु भी कहते हैं इसको। आवास इसका अवायवीय वातावरण है, वायु इनको नहीं चाहिए। रूमिनेंट्स पशुओं की आंत में होते हैं या फिर उनकी गोबर में रहते हैं, और इनमें जो सेल वॉल होती है वह पेप्टिडोग्लाइकन की ना होकर के स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, जो इनकी सुरक्षा करने का काम करती है। और इसका उदाहरण है मेथेनोजन जीवाणु, जो मीथेन गैस उत्पादन करने का कार्य करेगा। आया समझ में? नोट करो। के अंतर्गत अपने लिखा कि 2 प्रकार के जीवों को रखा गया है, एक तो बैक्टीरिया, एक माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया में 3 प्रकार थे, तीनों प्रकार अपने पढ़ लिए हैं, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। अब पढ़ने वाले माइकोप्लाज्मा। क्या पढ़ेंगे अबे? माइकोप्लाज्मा। तो ध्यान दीजिए बेटा, माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? माइकोप्लाज्मा, इसकी जो खोज है वह खोज करने वाला कौन है बेटा? तो नोडेक व रॉक्स ने। ठीक है बेटा, जब इन्होंने खोज की थी उस समय इसका नाम माइकोप्लाज्मा नहीं था। उस समय इन्होंने इनका नाम क्या रखा था? इन्होंने इनका नाम रखा था बेटा पीपीएलओ। क्या नाम रखा? पीपीएलओ, यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या नाम था? देखो एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि पीपीएलओ का पूरा नाम है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसका पूरा नाम है। लेकिन फिर कौन आ जाता है? नोवेक।
और नोवेक ने इसका नाम क्या रख दिया, यानी ये माइकोप्लाज्मा नाम दिया। ये किसने दिया था? नोवेक ने दिया था। किसने दिया था? नोवेक ने दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे अभी आपने आपके मोनेरा पढ़ा, तो मोनेरा में अपन ने देखा कि बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर सेल वॉल है, जबकि अपने बैक्टीरिया में तो देखा कि सेल वॉल के ऊपर भी एक और आवरण था जिसका नाम कैप्सूल लिखा था अपने, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता है, इनमें ऐसा नहीं है। यानी इसके अंतर्गत क्या होती है? सेल वॉल है अब्सेंट होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है बेटा, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति इनमें नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए इसे माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है? पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है, पादप जगत का जोकर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि पादप जगत का जोकर कहा जाता है, तो पादप जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा है, क्योंकि वैसा ये दिखने वाला है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण दर्शाता है, इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ अच्छी है देखने वाली कि इनके अंतर्गत जो शोषण होता है वह इनके अंतर्गत अनोक्सी शोषण होता है। क्या होता है? अनोक्सी शोषण, यानी इनको शोषण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो ऑक्सी शोषण, और ऑक्सीजन नहीं चाहिए अनोक्सी शोषण, यानी इनमें अनोक्सी श्वसन पाया जाता है। कौन सा श्वसन है? अनोक्सी श्वसन पाया जाता है। अब और ध्यान देना, माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत ये रोग कारक होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? रोग कारक होते हैं, रोग कारक होते हैं, यानी ये बीमारी फैलाते हैं, ये रोग फैलाने का काम करते हैं, पैथोजन का कार्य करते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वह बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करती है, लेकिन वह क्या करती हैं? वह सेल वॉल को नष्ट कर देती है, कोशिका भित्ति को नष्ट करने का काम करती है। जब इसमें कोशिका भित्ति है ही नहीं तो नष्ट क्या करेगी? ठीक है ना? तो मतलब पेनिसिलिन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पेनिसिलिन औषधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा, माइकोप्लाज्मा है, इसके अलावा ये सबसे छोटी सेल है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कोशिका भी कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका का बना हुआ, तो एक कोशिका ही है पूरी की पूरी एक कोशिका ही है। ये जीव अपन ये थोड़ी कहेंगे कि भाई ये सबसे छोटा जीव मान लो, सबसे छोटी कोशिका ही मानो ना, क्योंकि पूरा जीव ही शरीर एक ही कोशिका का बना हुआ है। तो सबसे छोटी कोशिका है तो क्या बताओगे? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे लंबी नर्वस सेल तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा खोज नोडेक और रोक्स ने नाम रखा पीपीएलओ। क्या नाम रखा? पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनके अलावा इनमें सेल वॉल नहीं होती है, अब्सेंट होती है, और इसको पादप जगत का जोकर कहा जाता है। पादप जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। इनके अलावा पेनिसिलिन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसमें अनोक्सी शोषण क्रिया होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती शोषण के लिए, और सबसे छोटी कोशिका है, और ये पैथोजन का कार्य करते हैं, यानी बीमारी फैलाने का काम करते हैं। आया समझ में? यानी मोनेरा जगत कंप्लीट हुआ है। अब प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, नोट कर लो। और टेट्रासाइक्लिन औषधि से नष्ट हो जाते हैं। तो किसने की नाम क्या रखा? पीपीएलओ की फुल फॉर्म में प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और फिर इसे माइकोप्लाज्मा नाम किसने दिया?
अच्छा, सेल वॉल पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती। पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है? अच्छा, पेनिसिलिन का प्रभाव पड़ता है क्या? तो फिर किसका प्रभाव पड़ता है? टेट्रासाइक्लिन का। ये क्या काम करते हैं? रोग फैलाने का, पैथोजन का। सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी शुतुरमुर्गकांडा। और इसमें कौन सा शोषण होता है? अनोक्सी। और अनोक्सी में भी अविकल्पी होता है, इनके पास विकल्प नहीं है, यदि ऑक्सीजन मिल जाए तो ये श्वसन क्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, तो मोनेरा कंप्लीट हुआ। अब कौन सा जगत है? प्रोटिस्टा। देखो बेटा, प्रोटिस्टा के अंतर्गत सबसे पहली बात तो है कि इसमें कौन से जीव रखे गए। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय आपके यूकैरियोटिक जीव रखे गए, जिनमें सुविकसित केंद्रक हो, लेकिन उनका शरीर सिर्फ एक ही कोशिका का बना हुआ हो। यानी प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। अब ध्यान दीजिए बेटा, यदि आपको पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक जीवों को कौन से जगत में रखा गया है, तो प्रोकैरियोटिक मोनेरा में आते हैं, और एक कोशिकीय यूकैरियोटिक तो है प्रोटिस्टा में, और बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक आएंगे फंजाई में। ठीक है, तो ध्यान देने ना, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया। और इनके अलावा ध्यान देना कि प्रोटिस्टा है, उनके अंतर्गत अपन बात करें तो इनमें केंद्रक पाया जाता है। जबकि अब की मोनेरा पढ़ा था ना, उसके अंदर केंद्रक नहीं था। तो यानी अपन कह सकते हैं सुविकसित केंद्रक के उपस्थित होता है। इनके अलावा झिल्ली वाले कोशिकांग भी होते हैं, झिल्ली वाले कोशिकांग उपस्थित। और झिल्ली वाले कौन से कोशिकांग है बेटा? यानी माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, इन पर ऊपर मेम्ब्रेन होती है। और बिना झिल्ली वाला राइबोसोम है। डबल मेम्ब्रेन वाले माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। ठीक है, तो झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं, सुविकसित केंद्रक होता है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। और ध्यान देना, प्रोटिस्टा के अंतर्गत यानी जब जीवों का धीरे धीरे विकास हुआ तो प्रोटिस्टा तक आए, उससे पहले विकसित प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव नहीं होता था। लैंगिक जनन, विकसित प्रकार का लैंगिक जनन नहीं था, अलैंगिक जनन ही होता था। अलैंगिक जनन ही होता था, दो भागों में टूट जाए। जबकि इनमें अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है, दोनों जनन पाए जाते हैं। यानी एसेक्सुअल, अलैंगिक व लैंगिक दोनों जनन उपस्थित। अलैंगिक और लैंगिक, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या अंतर है इनमें? अलैंगिक में दो जनकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक ही पेरेंट से संतान उत्पन्न हो जाए तो वह अलैंगिक है, एसेक्सुअल है। और जब दो पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है संतान के लिए तो वह लैंगिक है। तो इनमें दोनों समताएं पाई जाती है, लैंगिक भी हैं और अलैंगिक प्रकार के भी जीव है। ठीक है, अब प्रोटिस्टा को भी अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी इसको एक तो पहला बनाया क्राइसोफाइटा, फिर दूसरा बनाया डाइनोफ्लेजिलेट, फिर बनाया यूकैरियोट्स, और एक बनाया औपंक कवक, और एक बनाया उन्होंने औपंक कवक आ गया, एक प्रोटोजोआ। ये 5 भागों में बांट दिया बेटा इसे। प्रोटिस्टा को भी 5 भागों में बांटा, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजिलेट,
और यूकेरियोट्स औपंक कवक और प्रोटोजोआ। ठीक है, एक औपंक परत अलग होती है, वह आपके जीवाणु में देखा था आपने। ठीक है, और औपंक कवक हैं। ठीक है, एक होता है अपरिपक्व कवक भी आता है या अपूर्ण कवक भी आता है। ठीक है, वह फंजाई में आएगा, वह फंजाई में आएगा। और अभी फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड में दोनों में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, और ये एनसीईआरटी की बुक में देखें तो मात्र 3 ही लाइनों में लिखा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। औपंक कवक के बारे में 3 ही लाइन लिखी हुई है, 2 प्रश्न आए थे, फर्स्ट ग्रेड में भी थर्ड ग्रेड में भी। ठीक है, तो इनका अपन सब के बारे में देखेंगे, क्राइसोपाइटा भी देखेंगे, डायनोफ्लैजिलेट भी देखेंगे, यूकेरियोट्स देखेंगे, औपंक कवक देखेंगे और प्रोटोजोआ भी देखेंगे। तो इससे पहले एक बार के लिए नोट करना देख लो पहले कि प्रोटिस्टा है उसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आएंगे, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, और इसमें सुविकसित केंद्रक होता है, सुविकसित केंद्रक होता है, और इसमें झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं, झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं। जनन इसमें दोनों होता है और इसको 5 भागों में बांटा गया है। नाम बोलना एक बार बेटा मेरे साथ में, क्राइसोपाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूकेरियोट्स, औपंक कवक और प्रोटोजोआ। ठीक है, आप नोट करो एक बार। देख लेते हैं अपने क्राइसोफाइटा पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे? क्राइसोफाइटा। तो देखो बेटा क्राइसोफाइटा में कौन कौन से जीवों को रखा गया है, यानी प्रोटिस्टा के कौन कौन से जीव है जो क्राइसोफाइटा में आएंगे। पहली बात तो वे आएंगे जो शुद्ध पानी में भी रह सके और लवणीय पानी में भी रह सकता हो। शुद्ध पानी में और लवणीय, यानी लवणीय और अलवणीय जल इनका क्या होगा? आवास होगा। क्या होगा? आवास। यानी बात करते अपने क्राइसोफाइटा की। प्रोटिस्टा का कौन सा भाग पढ़ रहे अपने? क्राइसोफाइटा। तो क्राइसोफाइटा में सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इनका आवास पूछा जा सकता है, क्योंकि सबका आवास अलग अलग है। तो इनका आवास क्या है? लवणीय व अलवणीय, लवणीय और अलवणीय जल है, जल में रहते हैं। लवणीय और अलवणीय जल में रहते हैं। इनके अलावा ध्यान देना बेटा, क्राइसोफाइटा ना, इनमें जितने भी जीव आएंगे वह सभी के सभी जीव फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी सभी के सभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया दर्शाएंगे, यानी सभी फोटोसिंथेटिक होते हैं। सभी के सभी फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके अलावा ध्यान देना, क्राइसोफाइटा के अंतर्गत जो जीव आएंगे उनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वह किसकी बनी होती है बेटा? इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? एक तो उसमें होता है सेल्यूलोज, पादपों की भी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है ना बेटा, तो एक तो सेल्यूलोज होगा, लेकिन सेल्यूलोज के साथ में और क्या होता है? इसमें सिलिका होती है, सिलिका भी पाई जाती है, और सिलिका बहुत मजबूती प्रदान करती है, इसलिए ये जो जल में रहते हैं तो वहाँ पर इनका मर जाने के बाद भी जल्दी से अपघटन नहीं होता। कई सालों बाद में ये मरने के बाद जल के जो सतह होती है नीचे पेंदे में, वहाँ पर एक परत के रूप में छा जाते हैं, जिन्हें एटमी मर्दा कहा जाता है। फिर एक परत के रूप में निकलते हैं, जिनसे आपके पॉलिश में यूज किया जाता है, उनको पॉलिश करने में। इनके अलावा आपके इनका यूज होता है तेलों के निस्यंदन में, उनका यूज किया जाता है डायएटमी मर्दा का। तो इनके अलावा इनमें ध्यान देना कि सेल्यूलोज और सिलिका की बनी होती है, इसलिए जल्दी अपघटन नहीं होता है। और क्राइसोफाइटा में कौन कौन से प्रोटिस्टा आते हैं वह उदाहरण याद रखना बेटा। ठीक है, एक तो आता है डाई एटम्स, एक आता है इसमें सुनहरी सेवाल, यानी बेटा सेवाल मोनेरा में भी थी, सेवाल प्रोटिस्टा में भी आई है, और आगे सेवाल पादप जगत में भी आएगी। और एक है डाइमड,
ठीक है, ये तीनों ही क्या करते हैं बेटा, ये अपघटन तो होगा नहीं क्योंकि साथ में क्या होता है, सिलिका, इसलिए यह मरने के कई वर्षों बाद यह मर्दा की एक परत के रूप में परत का निर्माण करते हैं जिसे डाई एटमी मर्दा कहते हैं। डाई एटमी, अब कोई मेरे को बताएगा डाई एटमी मर्दा क्यों कहते हैं? डाई यानी क्या होता है, दो, यानी इनके ऊपर जो सेल वॉल होती है वह सेल वॉल जो साबुनदानी होती है ना बेटा, उसकी तरह दो ढक्कन होते हैं ना, वैसे होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, डाई एटमी मर्दा कहते हैं। यानी ये जो सेल वॉल एक ऊपर वाली एक नीचे वाली एक जो ढक्कन की तरह जो एडजस्ट होती है वहाँ पर, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, डाई एटमी मर्दा। यानी इसका यूज किस में होता है, तो यूज है पॉलिश में और तेलों के निस्यंदन में। ठीक है, तो बेटा दोबारा ध्यान से देखो, क्राइसोफाइटा पटापने, क्राइसोफाइटा का आवास लवणीय और अलवणीय जल रहेगा, और क्राइसोफाइटा के सभी जीव कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, सभी के सभी प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और कौन कौन से पिगमेंट होते हैं इसमें, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है इनमें। कौन कौन से पिगमेंट वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल ए और सी होता है, जबकि वहाँ पर अभी साइनोबैक्टीरिया में क्या देखा, क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन देखा था। इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज और सिलिका की बनी हुई, यानी आप अभी ध्यान देना बेटा, जो इनको 5 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है ना, उनमें सेल वॉल सिर्फ 2 में ही है। एक तो किसमें, क्राइसोफाइटा में, एक है डाईफ्लैजिलेट में, इन 2 में ही सेल वॉल होती है, और उसकी सेल वॉल केवल सेलुलोज की है, और इसकी सेलुलोज और सिलिका की है। बाकी जो अगले 3 भाग हैं उनमें सेल वॉल नहीं होगी, ये ध्यान देना, उन 3 में सेल वॉल नहीं होगी, इन 2 में ही है। 2 में एक ऐसा है जिसमें केवल और केवल सेलुलोज की है, और एक में सेलुलोज और सिलिका की है, और सिलिका की होगी वह मजबूती होगी, इसलिए कई वर्षों बाद एक परत का निर्माण करेगी। क्यों, क्योंकि जल्दी से अपघटन नहीं होने देता है। कौन है, सिलिका। इनके अलावा उदाहरण है डाई एटम्स है, सुनहरी शैवाल, ये कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि बेटा एग्जामिनर को पता है कि बच्चा कहाँ पर है प्रश्न गलत करेगा, क्योंकि वह शैवाल लिखेगा कि सुनहरी शैवाल किस जगत में आता है या किस संघ में आता है, तो आपका सीधा दिमाग जाएगा कि पादप जगत के थैलोफाइटा में शैवाल है, या दिमाग जाएगा कि नीलहरित शैवाल है जो मोनेरा में, जबकि इसके नाम में भी शैवाल लगता है, वह क्राइसोफाइटा यानी आपके प्रोटिस्टा में है। ठीक है, तो ऐसा एग्जामिनर चाहता है कि भाई बच्चा कैसे गलत कर सकता है, तो भाई ऐसा प्रश्न देगा, क्योंकि वहाँ से सीधा आपके वहाँ पर कोई शैवाल से देता है, भूरी शैवाल है, हरित से जो आपके लाल शैवाल वगैरह से, रोडोफाइसी, पियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, वहाँ से तो आप सही कर सकते हो, लेकिन वह देखेगा कि वहाँ दिमाग सीधा बच्चे का वहाँ जाएगा और वह प्रश्न ये डाल देता वहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान दे लेना, सुनहरी शैवाल है वह क्राइसोफाइटा के अंतर्गत है, और क्राइसोफाइटा है प्रोटिस्टा में आता है, और इनका ये किसका निर्माण करते हैं, तो डाई एटमी मर्दा का। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से जीव मरने के बाद डाई एटमी मर्दा का निर्माण करते हैं, तो वह आपके क्राइसोफाइटा के जीव। आया समझ में, नोट करो। सभी के सभी जीव कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी। कौन कौन से वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, और इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज और सिलिका, जरूर याद रखना साथ में, यहाँ पर ही थोड़ा गलती हो जाती है। और इनके उदाहरण याद कर लेना, और सुनहरी शैवाल इनका उदाहरण तो हमेशा याद रखना ही है। और कौन सी मर्दा बनती है, डाई एटमी मर्दा, और स्टोन पॉलिश में यूज होती है डाई एटमी मर्दा। अगला कौन सा है बेटा, डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट, अब देखो बेटा
डायनोफ्लेजिलेट हैं, इनका पहले तो आवास बता दो बेटा। तो इनका आवास होता है लवणीय जल। कौन सा जल है? केवल लवणीय जल। ये अलवणीय जल में नहीं रहते। इनके अलावा इनकी सेल वॉल में केवल और केवल क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। यानी क्या नहीं होता है इसमें? सिलिका नहीं है, केवल और केवल सेल्यूलोज है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इनमें नाम से पता चल रहा है डाई यानी क्या होता है? दो। फ्लैजिलेट मतलब दो फ्लैजिला पाई जाती है इनमें। इनमें गमन के लिए क्या होती है बेटा? फ्लैजिला होती है, जो कितनी होती है? दो होती है। कितनी फ्लैजिला होती है? दो। फ्लैजिला कौन सी प्रोटीन की बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की। और क्या काम होती है? गमन में, चलने में सहायता करती है बेटा। ठीक है, तो फ्लैजिला की संख्या होती है दो होती है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई और आवास है लवणीय जल। और इनका उदाहरण है गोनिया लेक्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इनका उदाहरण है वो क्या रहेगा? गोनिया लेक्स। गोनिया लेक्स। देखो बेटा, गोनिया लेक्स में एक चीज़ याद रखना। देखो, गोनिया लेक्स की संख्या होती है ना, वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। क्या होती है? बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है। और ये जो उनकी संख्या बढ़ती है तो ये लाल रंग की तरंगे छोड़ता है। लाल रंग की क्या छोड़ता है? तरंगे, जिससे उस समुद्र का कलर कैसा होने लग जाता है? लाल होने लग जाता है। साथ में एक विषाक्त पदार्थ भी छोड़ता है, जहर छोड़ता है, जिससे उस समुद्र में रहने वाली सभी के सभी मछलियां मर जाती है। समुद्र में रहने वाली सभी की सभी मछलियां मर जाती है। किस कारण है? गोनिया लेक्स के कारण। ठीक है, तो गोनिया लेक्स हैं, इनकी संख्या तीव्र गति से बढ़ती है और ये लाल रंग की तरंगें और विषाक्त पदार्थ छोड़ता है, जिससे मछलियां मर जाती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये चर्चा में रहता है। तो गोनिया लेक्स उदाहरण पूछा जा सकता है। तो गोनिया लेक्स इसका उदाहरण है तो डायनोफ्लेजिलेट के। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लाल रंग की तरंगी छोड़ने वाला प्रोटिस्टा है, तो वह कौन सा है? गोनिया लेक्स है। कौन है? गोनिया लेक्स। तो दोबारा डायनोफ्लेजिलेट बहुत ईजी है। फ्लैजिला दो है, नाम से पता चल रहा है। सेल वॉल केवल सेलुलोज की है और ये केवल लवणीय जल में रहते हैं। नोट करो बेटा। यूग्लिनोइड है, हाँ, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स कर लो उसको, यूग्लिनोइड्स। ठीक है, उसको सही कर लेना, यूग्लिनोइड्स। देखो बेटा, यूग्लिनोइड्स है, इसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अब क्या नहीं होगी? सेल वॉल नहीं होगी। मैंने कहा सेल वॉल सिर्फ दो ही भाग में देखने को मिलेगी, बाकी तीन में सेल वॉल नहीं होती है। अरे सही कर लो उसको, पहले वाले को। ठीक है, सेल वॉल है वह क्या होती है? इनमें अब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है बेटा? अब्सेंट होती है। लेकिन इनमें एक चीज़ का ध्यान दे लेना, इनमें जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन होता है वह दो टाइप का होता है इसमें। ठीक है, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, यानी पोषण दो प्रकार का होता है इनमें। एक तो पोषण किसके द्वारा करते हैं? ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक यानी स्वयं बनाते हैं। एक होता है हेटेरोट्रोपिक, जिनमें बना बनाया लेते हैं। ठीक है, तो इनमें दोनों प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। तो ऑटोट्रोपिक में यानी ये प्रकाश संश्लेषण भी दर्शाते हैं और बना बनाया भोजन भी लेते हैं। इसलिए अपन बना बनाया भोजन लेते हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी दोनों प्रकार के गुण है, पादपों के भी गुण रख रहा है और जंतुओं के गुण भी रख रहा है। इसलिए इसका जो उदाहरण है यूग्लिना, उसको क्या बोला जाता है? जंतु व पादप जगत के बीच की कड़ी। यानी पादपों के और जंतुओं के दोनों गुण है इसमें। ठीक है, यदि पूछ ले कि इसकी बीज की कड़ी क्यों कहा जाता है, तो पोषण के कारण। किस कारण ये बीज की कड़ी है? तो पोषण में विभिन्नता के कारण। तो यानी इसमें ऑटोट्रोपिक है और हेटेरोट्रोपिक है, दोनों प्रकार का पोषण होता है। यानी प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं ये और विषमपोषी भी होते हैं या परपोषी भी होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका उदाहरण याद रखना। इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या याद रखना है? यूग्लिना।
और ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है युगलिना का। क्या पूछा जाता है? जंतु और पादप जगत के बीच की कड़ी, जंतु व पादप जगत के बीच की कड़ी। कड़ी कहा जाता है फंजाई जगत में। यह नाम का ही कवक है सिर्फ, औपंक कवक। ये बेटा मर्तोपजीवी होते हैं, मर्तोपजीवी प्रोटिस्टा। यदि आपको पूछ ले कि मर्तोपजीवी प्रोटिस्टा का उदाहरण है तो औपंक कवक है। ये मरे हुए जीवों से ही पोषण लेने का कार्य करते हैं। तो मर्तोपजीवी प्रोटिस्टा का किस में आएंगे? औपंक कवक में। अब देखो दो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, जब इनको जीवित रहने के लिए ये मरे हुए जीव वगैरह नहीं मिले, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या करते हैं? ये एक समूह बनाकर रहते हैं, एक समूह ग्रुप बना लेते हैं, सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह सभी इकट्ठे हो जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडियम कहा जाता है। यह भी पूछा गया था थर्ड ग्रेड में प्रश्न, क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडियम कहा जाता है। आप देखा होगा प्लाज्मोडियम यहाँ पर कंफ्यूज क्यों हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ने ऐसा प्रश्न क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ भी है जो मलेरिया रोग फैलाता है। तो बच्चे क्या सोचेंगे? प्लाज्मोडियम तो प्रोटोजोआ है, तो मलेरिया रोग फैला नहीं हो सकता। सीधा का सीधा आंसर तो गलत कर ही लिया। फिर तीन ऑप्शन बच्चे, तीनों में से कोई सा भी करेगा तो वह गलत ही होगा। तो क्लियर है भाई, तीनों में से कोई सा भी गलत ही है, तो सही तो जाओ, तो गलत कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में यह समूह बनाकर, ग्रुप बनाकर रहते हैं, समूह बनाकर रहते हैं। इसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मोडियम कहते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर आपको ये प्रश्न दे देता है और गलत हो जाता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मानते हैं सभी। ठीक है, प्रोटोजोआ है हालांकि, लेकिन यहाँ पर भी इसका नाम भी प्लाज्मोडियम ही रखा गया है। अब देखो प्रतिकूल, जब वापिस अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाए, अब इनको कोई खतरा नहीं है मरने का, तो ये वापिस क्या करते हैं? बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं। और बिखरने के बाद जो संरचना बनती है उनको बोलते हैं फलनकाय। यानी अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं? बिखर कर क्या बनाते हैं? फलनकाय, फलनकाय। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बेटा कि अनुकूल परिस्थिति में क्या करते हैं? बिखर जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करते हैं? ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाने को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। और बिखरने को क्या कहते हैं? फलनकाय। यह पूछा गया, तो अब की बार यह भी पूछा जा सकता है कि अनुकूल परिस्थितियों में किस संरचना का निर्माण करते हैं, तो उनका नाम रहेगा फलनकाय। क्या रहेगा? फलनकाय। अब इनका उदाहरण की बात करें तो एनसीईआरटी की बुक नहीं देती है, तो इनका मैं उदाहरण बता देता हूँ आपको। इसका उदाहरण है फाइसेरम, फाइसेरम। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी की कई बुक में इसका जिक्र नहीं है तो नहीं पूछ सकते, लेकिन पूछ भी ले तो याद रखना इसका उदाहरण फाइसेरम है। क्या है? फाइसेरम। ठीक है, अब एक और बच्चा है हमारे। अब बताओ बेटा, प्रोटोजोआ क्या होते हैं? हेटेरोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोट्रोपिक होते हैं, यानी ये विषमपोषी होते हैं। क्या होता है बेटा? विषमपोषी, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा। और जो आपको पता है अपना भोजन खुद नहीं बनाता, दूसरे से भोजन लेता है, तो वह नुकसानदायक ही है। जो अपना काम स्वयं चलाता है वह किसी से मतलब ही नहीं रखता, जबकि ये तो दूसरों से किसी जगह जाना पड़ेगा भोजन लाने के लिए, और वहाँ जाएगा और वहीं ये रोग फैलाने का काम करने शुरू कर देता है। जैसे ध्यान देना, प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? नाम सुने होंगे आपने, अमीबा सुना है क्या नाम? अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ आपके प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ट्राइकोमोनास,
ये सभी क्या है बेटा, ये प्रोटोजोआ है। ये जीव किस में आते हैं, प्रोटोजोआ संघ में आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैं अमीबा की बात करता हूँ, अमीबा कभी भी मरता नहीं है, अमर रहने वाला जीव है। क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया एक कोशिकीय के जीव कभी भी मरते नहीं हैं, क्योंकि अमीबा के अंतर्गत जनन द्विविखंडन या बहुविखंडन द्वारा होता है। इनका शरीर 2 भागों में या बहुत सारे भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो पहले वाली बॉडी ही काम आई तो बॉडी मरी नहीं ना, उसी बॉडी से नए जीव बन गई। जबकि अपने नई संतान होती है तो हमारी बॉडी एक दिन मर जाती है, जबकि इनकी बॉडी मरती नहीं है। तो एक कोशिकीय के यूकेरियोटिक जीव ही आते हैं प्रोटिस्टा में, तो ये यानी एक कोशिकीय के जीव हमेशा अमर रहते हैं। अब ध्यान दो बेटा, अमीबा की खोज किसने की थी? अमीबा की खोज की थी रसेल वोन रोजेनहोफ। रसेल वोन रोजेनहोफ, रसेल वोन रोजेनहोफ ने अमीबा की खोज की थी। और उस समय इसका नाम क्या रखा गया था? उस समय इसका नाम रखा गया था लिटिल प्रोटियस। क्या नाम रखा? लिटिल प्रोटियस। क्यों रखा? क्योंकि अंग्रेज है ना, वह समुद्र को एक देवता मानते हैं और उस देवता का नाम है प्रोटियस। और समुद्र आपको पता है आकार घटता बढ़ता रहता है, और अमीबा का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। तो इसका भी प्रोटियस, लेकिन समुद्र बड़ा होता है, अमीबा सूक्ष्म जीव है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इसलिए उस समय इसका नाम लिटिल प्रोटियस होता था। क्या होता था? लिटिल प्रोटियस होता था। तो खोज का याद रखना कि रसेल वोन रोजेनहोफ, रसेल वोन रोजेनहोफ की बात करता हूँ मैं। तो पैरामीशियम है ना, इसकी आकृति कैसी होती है? पैरामीशियम जीव की जब आकृति देखते हो आप तो कैसी दिखाई देती है? मानव का जो पैर का जो तलवा है वैसी आकृति होती है। यानी पैरामीशियम जो जीव है इसकी आकृति कैसी है? मानव के पैर के तलवे के समान। किसके समान है? तलवे के समान। इसलिए पैरामीशियम को बेटा क्या कहा जाता है? स्लीपर जंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लीपर जंतुक, स्लीपर जंतुक कहा जाता है। यानी आप पहन सकते हो, इसे कहा जाता है, लेकिन बेटा आप पहन नहीं सकते हो, कहा ही जाता है सिर्फ। क्यों? क्योंकि ये तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इतना सूक्ष्म होता है तो पैर में कहाँ आएगा, लेकिन हमारे पैर के तलवे के जैसा होता है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? स्लीपर जंतुक। एक इसकी बहुत अच्छी विशेषता है, ये अन्य किसी भी जीव में देखने को नहीं मिलेगी। जब ये जनन करता है तो उस समय ये भूखा रहता है। जनन के समय क्या रहता है? भूखा रहता है, भोजन वगैरह नहीं करता। तो यदि आपको पूछ ले कि एकमात्र ऐसा कौन सा के समय भूखा रहता है तो वह कौन सा है? पैरामीशियम। तो जनन के समय भूखा रहता है, जनन के समय भूखा रहता है। ठीक है, तो ये किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में। इसके बाद बात करते हैं अपन प्लाज्मोडियम की। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है? यह मलेरिया रोग फैलाता है, यह मलेरिया रोग फैलाता है। ये मलेरिया रोग फैलाने का काम करता है। कौन करता है मलेरिया रोग फैलाने का काम? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, अलग अलग प्रजातियाँ आती है, ओवेल, मलेरिया, 4 प्रजाति हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग है? मलेरिया रोग। और मलेरिया रोग में दवा कौन सी दी जाती है? कुनेन की। इनकी दवा होती है कुनेन। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तभी बता रहा हूँ मैं, पूछा जाता है कि कुनेन कहाँ से प्राप्त होती है ये दवा? तो सिनकोना पेड़ की छाल से। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि कौन सी दवा है कुनेन दवा, ये ऐसी कौन सी दवा है जो पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है? तो कुनेन है। और कई बार पूछा जाता है कि कुनेन किस से प्राप्त होती है? तो पेड़ की छाल से। पेड़ का भी नाम पूछ लेना बेटा, तो सिनकोना, सिनकोना पेड़ की छाल से। ठीक है, इनके अलावा एक जैसे नाम लिखा हुआ है ट्राइकोमोनास बेकेलिस प्रोटोजोआ। यह भी एक प्रोटोजोआ ही है। और ये कौन सा रोग फैलाता है? ये ट्राइकोमोनास बेकेलिस प्रोटोजोआ ये आपका पायरिया रोग फैलाता है। कौन सा रोग है? पायरिया रोग फैलाता है। पायरिया रोग में क्या होता है बेटा?
जो मसूड़े होते हैं वहाँ से ब्लड का सिक्रेशन होता है, मसूड़ों से है। और ये रोग फैलने का माध्यम होता है लिप किस, चुंबन करने से, किस करने से फैलने वाला रोग होता है। यदि किसी एक व्यक्ति के मसूड़ों से ब्लड का सिक्रेशन हो रहा है और उसे यदि लिप किस किया जाता है तो वह उसके वहाँ तक पहुँच जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि चुंबन से फैलने वाला रोग है, पायरिया रोग है, ठीक है। यदि प्रोटोजोआ का नाम पूछे तो कौन सा है, ट्राइकोमोनास बैसिलस प्रोटोजोआ। तो किस से फैलने वाला रोग, फैलने वाला रोग, ठीक है। इसलिए कभी भी किस के समय हमेशा ध्यान दे लेना कि मसूड़ों से ब्लड स्रावित हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि ऐसा हो रहा है और आप किस कर रहे हो तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, पायरिया रोग से आप संक्रमित हो सकते हो, ठीक है। तो ये इसका उपचार है, यदि हो जाए तो ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में दे दो, ठीक है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, ठीक है। तो आंवला खाइए, सही हो जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सभी जीव ये किस में आ रहे हैं, ये प्रोटोजोआ में आ रहे हैं। और भी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है जो अमीबीय दस्त रोग फैलाता है, ठीक है। एक ट्रिपेनोसोमा है जो आपका अफ्रीकन निंद्रा रोग फैलाता है, ठीक है। तो ये सभी प्रोटोजोआ में आते हैं। यानी प्रोटोजोआ में एक विशेष बात है, याद रखना, ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। ये नोट कर सकते हो। कौन सा है, अब ध्यान दो बेटा, मोनेरा में तो कौन से जीवों को रखा गया है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव जिनमें केंद्रक का अभाव होता है, झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते। फिर अपन ने देखा प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। अब की बात इसमें किसको रखा गया है, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आएंगे, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे गए, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे गए। और एक चीज का ध्यान दे लेना बेटा, ठीक है, बहुकोशिकीय होते लेकिन एक इनमें अपवाद है, एक क्या है, अपवाद है। ईस्ट जो कवक है ना, कौन है, ईस्ट कवक। ये क्या होता है बेटा, ये एक कोशिकीय, ये सिंगल सेलुलर होता है, एक कोशिकीय, ठीक है। ये अपवाद याद रख लेना, कई बार गलत हो जाता है। आप सोचोगे ईस्ट कवक है और कवक तो फंजाई में आते हैं, इसका मतलब बहुकोशिकीय, ठीक है। तो ये कैसा मिलेगा आपको, एक कोशिकीय। अब दूसरी बात, फंजाई में क्या होते हैं, यूकैरियोटिक है, मतलब है केंद्र के उपस्थित, केंद्र के उपस्थित होगा बेटा। और यूकैरियोटिक है तो झिल्ली वाले कोशिकांग भी होंगे, झिल्ली वाले कोशिकांग भी उपस्थित होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, फंजाई जगत के अंतर्गत या कवक जगत में जो जीव आएंगे उनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वह किसकी बने होगी। अभी अपने मोनेरा में देखा कि बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की थी, इसकी थी पेप्टिडोग्लाइकन की। जबकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फंजाई के अंतर्गत इसकी होती है, आर्की बैक्टीरिया में देखा आपने स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, इसकी देखी स्यूडोम्यूरिन की देखी। जबकि फंजाई के अंतर्गत काइटिन की बनी होती है। इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। किसकी बनी हुई, काइटिन की बनी हुई। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, फंजाई का या कवकों का विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी, यानी फंजाई या कवकों के अध्ययन की शाखा, कवकों के अध्ययन की शाखा, अध्ययन की शाखा क्या होती है, माइकोलॉजी। क्या होती है, माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी का पिता यानी फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ ए माइकोलॉजी, पी.ए. माइकेली, पी.ए. माइकेली कौन है, पी.ए. माइकेली। इसी से नाम पड़ा इसका, माइकोलॉजी, जो आपका माइकोलॉजी याद रख लेना, इसके नाम पे
लगभग मिलता जुलता ही नाम रहेगा, कोई ज़्यादा कोई घबराना नहीं। ठीक है, तो फंजाई के अंतर्गत एक चीज़ याद रखना कि इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आएगा, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आएगा, लेकिन एक अपवाद है, कौन है? तो एक चीज़ ध्यान देना, इसमें क्लोरोफिल रहित होते हैं, क्लोरोफिल रहित होते हैं, क्लोरोफिल रहित होते हैं। एक चीज और बता देता हूँ कि फंजाई या कवकों का जो शरीर है वो थैलस नुमा होता है। इनका शरीर कैसा होता है बेटा? थैलस नुमा। और आपको ये बता सकता है मेरे को कि थैलस क्या है? थैलस क्या होता है? ऐसा कोई पादप का कोई पार्ट ले लो आप, जिससे आप ना जड़ कह सकते हो, ना तना लगा हो, ना कहीं पत्ती लगी हो, एक ऐसा ही डंठल लगा हुआ दिखा दे आपको संरचना, तो वैसी संरचनाओं को थैलस कहा जाता है। यानी ये कि यदि ये जड़ तना पत्तियां वगैरह हो जाती इसमें, तो फिर ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव फंजाई में किस में चले जाते हैं? पादप जगत में चले जाते हैं। ठीक है, तो पादपों जितना विकसित शरीर इनका नहीं है। ठीक है, तो इनका शरीर थैलस नुमा होता है, कोई जड़ तना पत्तियां नहीं होती। अरे आपने देखा होगा सांप की डंडी कौन कौन देखेगी? सांप की डंडी मैंने जड़ तना पत्तियां वगैरह दिखाई देगी पे कोई? यस सर, उनको देखे रहेंगे। हाँ, तो भाई किस में आते हैं? मशरूम सभी फंजाई जगत में। ठीक है, वह किस में आते हैं? फंजाई जगत में आते हैं। तो बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। अपवाद एक ईस्ट याद रखना। ठीक है, किस में यूज होता है इसका? डबल रोटी निर्माण में, डबल रोटी में, और शराब परिरक्षण में, शराब को भी खराब होने से बचाता है और उसमें डाला जाता है। ये सिंगल सेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। अपवाद ध्यान देना। केंद्रक इनमें होता है, झिल्ली वाले कोशिकाएं होते हैं, लेकिन सेल वॉल है वह काइटिन की बनी होती है, जबकि पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती है। और कवकों के अध्ययन की शाखा को माइकोलॉजी कहते हैं, और इसका पिता पीए माइकेल कहते हैं। और ये फंजाई जगत के जो जीव हैं वो क्लोरोफिल रहित होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल रहित होते हैं, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है। और इनका बॉडी कैसी होती है? थैलस नुमा। कैसी होती है? थैलस नुमा। तो एक बार के लिए इतना नोट करो। बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव, अपवाद में क्या याद रखोगे? शरीर कैसा होता है? एक कोशिकीय। केंद्रक पाया जाता है या नहीं? पाया जाता है। झिल्ली वाले कोशिकाएं भी पाए जाते हैं। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की। अध्ययन की शाखा माइकोलॉजी, और फादर ऑफ माइकोलॉजी ये माइकेली। क्लोरोफिल रहित होते यानी नहीं होता है। शरीर थैलस नुमा। कैसा होता है? थैलस नुमा। अब देखो बेटा, इनको पोषण के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। यानी इनमें अविकल्पी परजीवी होते हैं, अविकल्पी परजीवी भी होता है। इनके अलावा ये विकल्पी परजीवी होते हैं, विकल्पी परजीवी भी होते हैं। इनके अलावा अविकल्पी मर्तोपजीवी होते हैं। इनके अलावा विकल्पी मर्तोपजीवी होते हैं, और इनके अलावा सहजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं। अब अविकल्पी परजीवी यानी इनके पास दूसरों से पोषण लेता है, कभी भी अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भोजन नहीं मिल रहा है जीवित से, तो ये मरे हुए कोई जीव मान लो मर जाएंगे, कोई अकाल आ गया वहाँ पे सभी जीव मर गए। ये जीवित से लेता है, तो इसके पास कोई दूसरा विकल्प सोर्स नहीं है कि वह मरे हुए से भी पोषण ले ले। ऐसा है एल। ठीक है, कौन सा उदाहरण याद रखना इसका? एल है, एरिसाइपी है। ठीक है, ये इसके उदाहरण रहेगा अविकल्पी परजीवी। अब विकल्पी परजीवी इसमें ऑल्टरनेरिया, ठीक है। अविकल्पी मर्तोपजीवी में म्यूकर, और इसका रहेगा अस्टिलार। और इसमें दो बार आ जाता है, एक तो आता है लाइकेन, एक तो समझ में आता है सहजीवी का लाइकेन,
और एक बनता है माइकोराइजा। माइकोराइजा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा पूछ जाने वाले प्रश्न। अब ध्यान दो बेटा, जैसे ये विकल्पी परजीवी है तो इनके पास यदि जीवित जीव नहीं मिल रहे, उनसे पोषण लेना संभव नहीं है, तो इनके पास दूसरा सोर्स होता है, ये मरे हुए से भी ले सकता है। अविकल्पी मृतोजीवी है, इनके पास से मृत से ही लेगा, यदि मृत नहीं है सभी जीवित है तो उनसे पोषण नहीं ले सकता, इनके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं होगा। विकल्पी मृतोजीवी यदि कोई नहीं मरे तो जीवता गुण भी लेवल आ गया, ठीक है। और सहजीवी में लाइकेन और माइकोराइजा आता है, और लाइकेन और माइकोराइजा को और अपने विस्तार से पढ़ेंगे। लाइकेन में जैसे कौन कौन किस किस जीवों का सहजीवन बनता है, साथ साथ में जीते हैं, तो एक तो कवक है और एक शैवाल, या फिर कवक है या साइनोबैक्टीरिया का जो संबंध होता है आपस में, वह बदले में उसको कार्बोहाइड्रेट दे दे, वो उसे पोषण ले ले, ठीक है। इस प्रकार का संबंध होगा। माइकोराइजा में कवकों का और कुछ श्रेणी के पादपों का संबंध होगा, उनको अभी दोबारा वापिस ले लेंगे। एक बार के लिए देख लेना, अविकल्पी परजीवी, विकल्पिका, अविकल्पी मृतोजीवी और विकल्पी पतोजीवी, इनका एक एक उदाहरण याद रखना। और माइकोराइजा को देखें, क्या देखेंगे, लाइकेन और माइकोराइजा। देखो ये देख लेते हो, लाइकेन और ये माइकोराइजा। अब देखो बेटा, लाइकेन में किन किन का सहजीवन है, ये सहजीवी के उदाहरण दोनों ही। तो लाइकेन में एक तो कवक और एक शैवाल। यदि कवक और शैवाल दोनों साथ साथ में रह रहे हैं तो मतलब इनके साथ में रहने के सहजीवन को क्या कहा जाएगा, लाइकेन। क्या कहा जाएगा, लाइकेन। क्या कवक के साथ में कौन रहे, या कवक के साथ में साइनोबैक्टीरिया रहे, कौन रहे, साइनोबैक्टीरिया रहे, यानी नील हरित शैवाल, चाहे शैवाल रहे चाहे नील हरित शैवाल रहे, इनके सहजीवन को क्या कहा जाएगा, लाइकेन। अब ये साथ में रहेंगे तो क्या करेगा, शैवाल भी कवक को क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट, साइनोबैक्टीरिया भी कवक को क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। दोनों ही क्या दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं। बदले में कवक शैवाल को क्या दे रहा है और साइनोबैक्टीरिया को क्या दे रहा है, ये इनसे खनिज लवणें और जल ले लेते, खनिज लवणें और जल ले लेते इससे, ठीक है। तो इनको भी दे दिया, कोई नुकसान नहीं, ये इनको पोषण दे देगा, कोई नुकसान नहीं, और साथ साथ में जीवन जीते हैं, ठीक है। तो इनका अपन देख सकते हैं कि भाई कवक है ना, इनको क्या देता है, खनिज लवण और जल, खनिज, ठीक है। और शैवाल इनको क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आपको क्या बता देगा, ये कवक साइनोबैक्टीरिया को क्या देगा, खनिज लवण, मिनरल वाटर्स, ये आपकी जो लवण देगा, और साइनोबैक्टीरिया इसको क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और एक चीज का ध्यान दे लेना बेटा, अभी जो सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें यहाँ से प्रश्न आया था। प्रश्न ये है कि जो लाइकेन होता है ना, ये पोल्यूशन जो क्षेत्र होता है जहाँ पर फैला हुआ प्रदूषण युक्त है, वहाँ पर उगता नहीं, वहाँ पर इनका सहजीवन नहीं बन सकता। यानी इसका मतलब कहीं पर ये लाइकेन नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ भाई, यदि पोल्यूशन है क्षेत्र तो वहाँ पर ये नहीं हो सकता, पोल्यूशन रहित क्षेत्र है उसी में होगा, इसका मतलब है तो अपन ये मान सकते हैं कि भाई यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है, यानी इसको पोल्यूशन इंडिकेटर क्या कहा जाता है, पोल्यूशन इंडिकेटर। और अभी यही प्रश्न था कि पोल्यूशन इंडिकेटर का उदाहरण है, कौन है, लाइकेन। ये पोल्यूशन इंडिकेटर, ये सेकंड ग्रेड का प्रश्न, ठीक है। अब माइकोराइजा की मैं बात कर लेता हूँ। तो माइकोराइजा है ना, ये किन किन का सहजीवन है, तो यह कवक है, ये कवक है, और कुछ श्रेणी के पादपों, कुछ श्रेणी के प्लांट। देखो बेटा, जब भी ये शैवाल भी तो पादप ही है ना, ये भी प्लांट किंगडम में आएगा, लेकिन ये सबसे लो क्वालिटी का है। सबसे पहले जैसे शैवाल आते थे थैलोफाइटा में, तो
थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये